वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से मैथ पेडागोजी के टोटल जो फैक्चुअल वाली चीज़ें हैं और साथ में कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें हैं उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपको पता ही है कि कल से स्टार्ट है। तो एक बार फिर से शॉर्टकट में टोटल रिवीजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा आपका पेपर। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, कि जो टॉपिक होता है सिलेबस है सेम है, बस लेवल में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के नेचर से क्वेश्चन बनता है, तो इसके नेचर के बारे में जान लीजिए। लॉजिकल नेचर कहीं भी ऑप्शन में दिखे। अब्स्ट्रैक्ट होता है, ये अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब ये है कि जो आंखों के सामने ना दिखे, कल्पना में हो। साथ में इमेजिनेशन इसकी प्रकृति होती है। और एक्यूरेट एंड वेल अरेंज्ड। अगर 6 to 8 की बात हो तो एक्यूरेट आएगा, 1 to 5 की बात हो तो अनुमान आएगा। लेकिन हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको मिला होगा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें गणित की भाषा लिखा था, ऐसे लिखा था गणित की भाषा। और जब एक मिनट ये रुकिए, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है इसकी जब भाषा की बात आएगी, भाषा की बात, तो 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, दोनों के लिए आप सटीक लगाइएगा। अगर ऑप्शन में दिया है तो भाषा वर्ड जुड़ेगा सटीक होगा, और भाषा वर्ड नहीं जुड़ता है तो 6 to 8 में सटीक होगा, और 1 to 5 में यहाँ पर अनुमान चलेगा, गैस चलेगा। लेकिन प्राइमरी लेवल पर अनुमान लगाया जाता है, सटीकता नहीं। फिर सीरिएशन इसकी प्रकृति होती है। एक सीरीज चलता है कि पहले हम 1 to 3 सीखेंगे, देन हम इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना सीखेंगे। और एक सिंबल होता है, गणित अपने आप में भी एक भाषा है, ये चिन्हात्मक प्रकृति इसकी होती है। और फार्मूला और प्रिंसिपल तो आपको पता ही है इसमें होते हैं। साथ में इसमें डिडक्शन मेथड का मतलब है निगमन विधि, इसका ज़्यादा यूज होता है, आगमन का नहीं, निगमन विधि का ज़्यादा यूज होता है। अगर कहीं भी निगमन विधि दिया रहे तो वो भी होगा, इसमें डिडक्शन मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें फार्मूला वगैरह फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और इसके बाद है निगमनात्मक विधि से विवेचन, ये डिडक्टिव मेथड ये होता है। दिशा है इसमें, गणना है इसमें, संख्या है, मापन है, मात्रा है और स्थान है आदि का अध्ययन हम करते हैं। फिर है बच्चों को गणित की अवधारणा सिखाने का क्रम। कभी कभी पूछा जाता है ना कि ये टॉपिक इसी पर बेस्ड होता है। ये टॉपिक मान लीजिए दिया गया कि नंबर सिस्टम बच्चों को पढ़ाना है, अब आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे, किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो उस चीज़ के लिए है ये। सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट होगा। कहीं भी अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है, सबसे पहले जहाँ पर दिया रहे कि एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, या फिर कोई एक्सपीरियंस वर्ड ना दिया जाए, कोई एक्टिविटी दे दिया जाए, कोई रियलिया की वस्तु। रियलिया तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसको हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर का हमें सर्कल पढ़ना हो, गोला पढ़ना हो तो कटोरी या कटोरा ले लेंगे। तो रियलिया वो होता है जिसमें हम डेली जो डे टू डे लाइफ है इसमें हम यूज़ भी करते हैं, साथ में उससे हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो या तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए, या एक्टिविटी आ जाए, या एक्सपीरियंस आ जाए, और एक्टिविटी में बच्चे एंगेज हों, इन्वॉल्व हों, ऐसा ध्यान रखना होगा। फिर है भाषा के माध्यम से समझना। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है भाषा सिखाने का होता है। सेकंड पर आएगा ऑर्डर में भाषा, लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो जब तक आप लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे तब तक उसे पढ़ाएंगे कैसे। फिर इसके बाद आता है फिगर बनाना, और लास्ट में आप बताएंगे डेफिनेशन है, जो भी चीज़ें हैं, प्रतीक है, चिन्ह है, फार्मूला है, डेफिनेशन है, सारी चीज़ें लास्ट में, ये सारी चीज़ें लास्ट में आएंगी। और ख़ास करके जो डेफिनेशन वगैरह है ये आपको वर्ड उतना मिलेगा नहीं, तो सिंबल याद रखिएगा, जो चिन्ह है, प्रतीक है, ये लास्ट में मिलेगा, ये लास्ट में होगा। और किसी भी ऑर्डर में एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगा, सिंबल पे ख़त्म होगा, इतना याद कर लेते हैं तब भी आपका जो ऑर्डर है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों के गणित सीखने सिखाने के तरीके। जो बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स सीखने सिखाने के तरीके क्या हो सकते हैं। मेथड्स फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। यहाँ पर एक तरीका है इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। सबसे ज़्यादा मैथ में डिडक्टिव लगता है, इंडक्टिव भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है लेकिन ज़्यादा होता है निगमन। कॉन्सेप्ट मैपिंग, आपकी माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको मैप करना, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर जो एक्टिविटी है ये हो, साइंस हो, ईवीएस हो, इन तीनों चीज़ों में एक्टिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो 3 चीज़ें याद रखिएगा। फिर है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि 6 to 8 में मैथ पढ़ाने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो 6 to 8 में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाएंगे, समस्या समाधान। और अगर वहीं 1 to 5 के लिए पूछा जाए तो आप लगाएंगे एक्टिविटी बेस्ड।
एक्टिविटी बेस्ड, मतलब कि दिया रहेगा कोई ऐसा वर्ड, एक गतिविधि आधारित, तो 1 to 5 के लिए गतिविधियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 to 8 के लिए समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर है विश्लेषण और संश्लेषण विधि भी इसमें यूज़ होती है, एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड, और प्रोजेक्ट मेथड भी इसमें यूज़ होता है, प्रयोजना विधि। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो इसकी अपनी भाषा और सिंबल है, पता ही है। अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, ये इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, तार्किक भी है। इसमें निगमन विधि का प्रयोग नहीं होता, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगमन विधि का ही प्रयोग होता है ज़्यादातर। तो डी वाला सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय शक्तियों को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अधिकतर प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग अधिकतर होगा? चिन्हों का, सत्यापन का, या अभिगृहित और तार्किक विवेचन का, या फिर उपयुक्त सभी दिया है? नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा अभिगृहित का और तार्किक विवेचन का, क्योंकि जिस ऑप्शन में एक तरीका और होता है सही ऑप्शन ढूंढने का, जैसे सही तो आपको ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हो गई, दो टर्म। तो जिसमें ज़्यादा टर्म हो, अगर कई ऑप्शन सही लगते हैं तो वो उस वाले ऑप्शन के साथ आप चले जाइए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है फलक। ये देखिए फलक किसे कहते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। किसी आकृति की सपाट जो सतह होती है उसे फलक बोला जाता है। सपाट बिल्कुल सतह, ये फलक है। यह एक तल होता है। फिर है किनारा। जब दो फलक एक रेखा पर मिलते हैं तो उसे किनारा बोला जाता है। मतलब कि दो फलक हैं, एक नीचे वाला ऊपर होगा, एक ऊपर वाला, यहाँ किनारे पे मिलेगा तो उसे किनारा बोला जाता है। शीर्ष दो किनारों का ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जैसे कि ये है ना, ये शीर्ष हुआ, ये प्रतिच्छेद बिंदु। इसको अगर हम ऐसे किनारा है दो, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर, तो प्रतिच्छेद बिंदु ही तो है, ये शीर्ष होता है। शीर्ष को कभी कभी क्या कहा जाता है? कोना भी कहा जाता है। तो कोना भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि कोने वाले पोर्शन ही है ये। रेखा क्या होता है? रेखा की जो चौड़ाई होती है वो शून्य होती है, इसमें मतलब कि चौड़ाई नहीं होती, विड्थ नहीं होती, और इसकी जो लेंथ होती है वो अनंत होती है, मतलब कि रेखा को कहीं तक भी हम बढ़ा सकते हैं। ये एक आदर्श वक्र होता है जो दो बिंदुओं से होकर केवल, हाँ, एक आदर्श वक्र होता है, और दो बिंदु है अगर तो उससे होकर केवल एक ही रेखा अद्वितीय, इसलिए बोला जाता है कि यूनिक लाइन खींची जा सकती है, मतलब एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, यह अनंत तक बढ़ सकती है। क्वेश्चन फिर है किरण। किरण क्या होता है? इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा, और एक अंत बिंदु होता है। यह एक दिशा में अनंत तक फैल सकती है, दूसरी दिशा में ये रुकती है, मतलब दूसरी दिशा से नहीं फैल सकती, बस एक डायरेक्शन से ये फैल सकती है। रेखाखंड होता है जो लाइन का टुकड़ा बोल सकते हैं। एक रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं जिसे इसकी निश्चित लंबाई होती है। ये रेखा है, इससे काट लिए, दो अंत बिंदु है और ये बढ़ेगा नहीं, तो ये हो गया रेखाखंड। यहाँ पर दिया है, ये मिला लीजिएगा आप कि कौन सा इसमें सही होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। रेखाखंड में क्या होगा, किरण में क्या होगा। किरण जो होता है वो एक अंत बिंदु होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, तो मतलब सी का दूसरा और डी का पहला, सी का दूसरा डी का पहला, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी का, एक रेखा की क्या होती है, निश्चित लंबाई नहीं होती है, तो बी का चौथा हो जाएगा यहाँ पर। और चैम्पट का एक फलक क्या है, एक तल का एक भाग निरूपित करता है। फलक वही होता है, तल का एक भाग होता है, तो ये ऑप्शन स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़िएगा। फिर है प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार किया जाना चाहिए, मैं आपको बताई थी कि जो चित्र बना प्रतीक वाली चीज़ें हैं वो सेकंड लास्ट पर आएंगी, तो बी होगा लास्ट में, और एक्सपीरियंस सी से स्टार्ट हो बी से खत्म हो। कौन सा ऑप्शन है? तीन ही ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ, सी से स्टार्ट हो बी से खत्म हो, तो ये वाला ऑप्शन मिल गया आपको, सेकंड वाला, सी से स्टार्ट बी से खत्म। अनुभव पहले बताएंगे, अनुभव एक्सपीरियंस कराएंगे, फिर लैंग्वेज सिखाएंगे, फिर फिगर बनाना सिखाएंगे, और लास्ट में आएगा सिंबल। तो ये है CDAB। नेक्स्ट, अधिगम और आकलन की क्रम। अगर असेसमेंट करना हो तो इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट। तो अधिगम और आकलन की योजना और संगठन बनाना है। इसमें अगर इसका क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसी चीज़ की प्लान बनाते हैं।
फिर है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ये। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। फिर एक बार जब टोटल प्लान बन जाता है तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक बार पूरे प्लान पे फिर सरसरी नज़र डालते हैं, तो वो हो जाएगा एकीकृत, पूरे प्लान पर एक साथ इंटीग्रेटेड असेसमेंट होगा। फिर क्या होगा, रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा, और जब रिपोर्ट आएगा तभी हम फीडबैक दे पाएंगे। तो रिपोर्ट है, अगर कुछ ना आ रहा हो तो सबसे पहले रिपोर्ट तैयार करेंगे तभी तो फीडबैक देंगे। तो पहले रिपोर्ट आएगा, लास्ट का है ये। पहले तो प्लान करेंगे, ये आपको पता ही है, बीच वाला बस कंफ्यूज कर रहा होगा। इंटीग्रेटेड असेसमेंट होगा, फिर रिपोर्ट बनेगा, फिर फीडबैक देंगे। ये होता है ऑर्डर। चलिए अब देखते हैं आगे। आ गया ना समझ में ये? पहले क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम इंटीग्रेटेड असेसमेंट करेंगे, पूरे प्लान को एक बार फिर से देखेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। ये होता है ऑर्डर। नेक्स्ट, संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है। संकल्पना जो मानचित्र होता है वो आपके दिमाग में चल रहे जो विचार है या सूचना है, जो भी जानकारी है, उसको दृश्य तरीके से देखना। मतलब कि उसको ऐसे लग रहा होगा कि आप देख रहे हैं, दृश्य तरीके से देखना। इसमें विचारों और धारणाओं के बीच संबंधों को रेखा या आकृति का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है। मतलब कि जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसको फिगर के थ्रू, चाहे वो रेखा हो, आकृति हो, किसी के थ्रू दिखाना। ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग। और संकल्पना मानचित्र के रूप देखते हैं क्या क्या है। संकल्पना मानचित्र में क्या क्या आते हैं। वेन आरेख आता है, समय रेखा आता है, समय जिस पर डिनोट किया जाता है, चार्ट है, ग्राफ है, और ये तालिका है, टेबल जिसे बोला जाता है, फ्लो चार्ट है, और आयोजक है। ये सारी चीज़ें संकल्पना मानचित्र के अंतर्गत आती है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है। संकल्पना जो मानचित्र होता है पदानुक्रमित होता है, मतलब कि ऑर्डर फॉलो करता है ये। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ फिगर बनाना है तो पहले मान लीजिए कि आपको सर्कल दिखाना है, तो आप पहले क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। आपको पता है कि गोला बनाए बिना आप सर्कल नहीं दिखाएंगे, तो ये एक स्टेप हो गया ना कि फर्स्ट गोला बनाना। इसके बाद क्या है, इसमें हम सेंटर देन दिखाएंगे, तो फिर ये सेकंड ऑर्डर हो गया कि हमने सेंटर दिखाया। तीसरा हम इसको मिलाएंगे, ऐसे जीवा बनाएंगे। तो तीसरा हो गया कि हमने जीवा बनाया। फिर हम रेडियस इसका बनाएंगे, तो इसके बाद रेडियस हो गया। फिर हम इसको सिंबल से डेनोट करेंगे, तो ये पदानुक्रमित ही तो होगा। हमारे माइंड में जो चल रहा था उसको हमने फिगर के थ्रू दर्शाया यहाँ पर, और भी क्रम ऑर्डर को फॉलो करते हुए। ये नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। मतलब कि हम जो नया पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा प्रियर नॉलेज है, उससे ये कनेक्ट करा रहा है, तो बिल्कुल सही है ये। क्योंकि मान लीजिए हमें अब पढ़ना है, अब तक हम सर्कल के बारे में जानते थे कि हाँ ये ऐसे शेप का होता है, इसमें ये रेडियस है, ये जीवा है, हम ये जानते थे। तो ये बताइए कि जब हम ये इतनी चीज़ें बस जानते थे हम, लेकिन हमें एरिया का, इसके पेरीमीटर का फार्मूला नहीं पता था। तो क्या करता था हमारी ये, अब हम जो डिनोट करके पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमारा प्रियर नॉलेज था, ये हमारा प्रेजेंट का नॉलेज है, तो ये इससे कनेक्ट करेगा या नहीं, ये कनेक्ट कर रहा है ना। अब हम फार्मूला भी तो पढ़ेंगे कि हाँ इसका एरिया का फार्मूला πr² होता है, 2πr इसका पेरीमीटर होता है, तो ये कनेक्ट कर रहा है हमारे प्रियर नॉलेज को। कॉन्सेप्ट जो मैप होता है, सही है ये। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने का लिंक प्रस्तुत करता है। अंतः संबंधित के मतलब एक आपस में, एक ही में जो संबंधित हो, एक ही में जो रिलेटेड हो, जैसे कि सर्कल में ही रिलेटेड था, पेरीमीटर और एरिया दोनों को कनेक्ट करता है, ये सही है। संकल्पना मानचित्र शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो क्या ये जो मैं पढ़ा रही थी अभी फिगर बना के, क्या इसको सिर्फ टीचर अपने आप बनाता जाएगा? नहीं, इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए, तो ये दोनों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैप होता है वो किसी विषय में विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने में मदद करता है। कि अगर हम बोल दिए बच्चों से कि पढ़ाने के बाद कि आप बताइए सर्कल में सारी चीज़ें बना के आप डेनोट करिए, या फिर कोई ट्रायंगल दे दिए, बता दिए कि इसमें बताइए आप कि कर्ण कौन सा है, धार कौन सा है, और इसका लंब कौन सा है, बेस वगैरह सब कुछ बताइए, तो विद्यार्थियों की समझ का भी तो आकलन हो रहा है। फिर है, यह सबसे ज़्यादा उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो दृश्य रूप से सीखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें फिगर यूज़ होगा वो उसी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जो फिगर के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं दृश्य आँखों से देखने के बाद सीखते हो। तो ये सही है। ये सारी चीज़ें समझा के मैं इसीलिए रिलेट करके बताई हूँ, ताकि आपको क्या सारी चीज़ें याद हो जाए। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो हमें बताना कौन सा कथन। ये केवल शिक्षकों द्वारा, केवल वर्ड दिख गया होगा आपको, सेकंड ऑप्शन सही
हो जाएगा। बाकी ये हायरार्किकल है ऑर्डर में, ये मतलब सही है। इंटरकनेक्ट करता है, ये भी सही है। ये मैप्स जो होता है ये प्रियर नॉलेज को, यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा कट रहा है ना, सेकंड ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि गलत वाला हमें बताना था। कि दे रहा है कि प्रियर जो नॉलेज है इसको न्यू इंस्ट्रक्शन से ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट करके मैं दिखाई भी हूँ। अब मैथमेटिक्स का विज़न क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जाता है टफ़ होने के बावजूद। और हाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि ये टफ़ क्यों है, क्योंकि ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है और जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने दिखती नहीं है, इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं। या फिर ये वर्ड ना मिले तो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड ढूंढ लीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड ढूंढ लीजिएगा जिसे अमूर्त बोला जाता है। इसकी प्रकृति ये है, इस वजह से ये टफ है। अध्यापक कक्षा के प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के साथ यही पर्पज़ होता है, क्या होना चाहिए, मतलब क्या दृष्टिकोण टीचर का होना चाहिए मैथ के लिए। इस विश्वास के साथ काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। यही तो था इसमें पर्पज़ कि हर बच्चा सीख सकता है। दैनिक जीवन से कनेक्ट करा के हर कोई जानता है। महत्वपूर्ण गणित सिखाना चाहिए जो कि उसके आने वाले फ्यूचर में काम आए। ऐसा ना हो जाए कि उसको ऐसी चीज़ें पढ़ाते जा रहे हैं जो कि किसी काम का नहीं है। आनंदपूर्वक सीखे, जब ये सारे टर्म होते हैं तो इसको भी ऐड कर दिया जाता है कि विदाउट बर्डन होना चाहिए, एनसीएफ में बोला गया है। सार्थक समस्याओं को हल करे जो कि उसके रियल लाइफ से मतलब कि कनेक्टेड हो, और साथ में अमूर्त तथ्यों को समझे क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैथ का, जो मतलब नेचर होता है वो होता ही अब्स्ट्रैक्ट है। जो उसको समझेगा वही समझ पाएगा। फिर है गणित सीखने और सिखाने में होने वाली कठिनाइयाँ। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं मैथमेटिक्स अगर सिखाना हो। सबसे पहली बात तो बच्चों को भय लगता है, असफल होने का डर रहता है। जब कोई सब्जेक्ट किसी को कम आता है तो असफल होने का ऑब्वियस सी बात है, उससे डर लगेगा ही लगेगा। अधिगम सामग्री की कमी भी होती है, टीचिंग मेथड का अच्छा ना होना ये भी होता है, आकलन पद्धति का अच्छा ना होना, जो असेसमेंट है वो सही तरीके से ना होना, शिक्षण जो टीचर है उनको मैथ्स पेडागोजी का नॉलेज ना होना ये भी एक रीज़न बनता है। इसलिए तो आपको भर भर के पढ़ाया जा रहा है। शिक्षण अधिगम पद्धति का अच्छा ना होना मतलब कि टीचिंग मेथड ना अच्छा होना, और निराशाजनक पाठ्यक्रम करिकुलम में भी कुछ दिक्कतें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और साथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है वो कक्षा का वातावरण करता है। यहाँ पर दिया गया है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए, पता नहीं क्लियर आपको दिख भी रहा होगा या नहीं, सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित कर दी। फिर क्या हुआ, जिस पर समकोण बने 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, जिसमें 4 त्रिभुज पहले से ही खींचे गए थे। एग्जाम्पल था ये, बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध, तो संबंध निकालना क्या होता है, रूल होता है। संबंध निकालना, फार्मूला बताना, संबंध जब आप निकालेंगे फार्मूला ही तो निकल के आएगा या डेफिनेशन ही तो निकल के आएगा, तो वो रूल हो गया ना। और दिया इसने क्या था, टीचर ने एग्जाम्पल दिया था, तो एग्जाम्पल से रूल हम किस में जाते हैं, इंडक्टिव मेथड में जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगमन विधि का प्रयोग हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। निगमन में क्या होता है, नियम से नी से निगमन, नी से नियम से, मैं हर बार इसलिए बता देती हूँ, हो सकता है कोई न्यू स्टूडेंट हो उसे पता चल जाए। नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं हम निगमन में, और यही ज़्यादा मैथ में यूज़ होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, आगमन विधि। क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य, पर्पज ऑफ चाइल्ड्स असेसमेंट, जो चाइल्ड का असेसमेंट होता है उसका क्या पर्पज होता है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए, निर्देश देने के लिए। जब हम असेसमेंट करते हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछ ली कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है, आपने नहीं बता पाया, फिर मैं क्या करूँगी, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी ना, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आपका पेपर बिल्कुल सिर पर है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, या रिवीजन नहीं आपने किया, आपने ध्यान से सुना नहीं, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन तमाम दूंगी। तो असेसमेंट करने का एक पर्पज़ ये भी था कि इंस्ट्रक्शन देना, ये भी सही है। छात्र के विकास की निगरानी रखना, मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया कि आपका कल एग्ज़ाम है और आपका कितना प्रोग्रेस हो पाया, तो ये भी सही है। पाठ्यक्रम कितना सफल हुआ, मैंने जो पढ़ाया था कंटेंट वो आप मतलब कि सफल भी हुआ या नहीं, ये भी होता है। साथ में अधिगम प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है कि टीचर का टीचिंग मेथड क्या था। हालांकि मैं भले ही इंस्ट्रक्शन दूंगी पर मुझे एक बार ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि मैंने सही से पढ़ाया नहीं क्या, या कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आया, या मैं सही से समझा नहीं पाई क्या, तो इस पर भी क्वेश्चन उठता है चाहे कोई बोले या ना बोले। फिर छात्र के विकास की प्रोग्रेस का भी होगा, पाठ्यक्रम कितना सफल हुआ इसका भी होता है, तो सारी चीज़ें पता चल गया। एक तो इंस्ट्रक्शन देना, दूसरे बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ ये, तीसरा करिकुलम कितना सफल रहा, चौथा टीचिंग मेथड कितना सफल रहा। ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें। जो कि पर्पज़ नहीं होता है, बच्चों को लेबल देना, ये मतलब कि चिन्हित कर देना, ये पर्पज़ नहीं होता। रैंक देना पर्पज़ नहीं होता, और उसमें सिग्रेशन करना, बंटवारा करना, ये पर्पज़ नहीं होता। तो ये सारे पर्पज़ नहीं होते, बच्चों का बंटवारा ये पर्पज़ नहीं होता। साथ में ये ग्रेड देना,
ग्रेड देना भी पर्पज़ नहीं होता, बच्चों के साथ गलत बिहेवियर करना ये भी नहीं होता। और साथ में जो एरर्स होते हैं, अगर इनको कोई बोझ समझ रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि एरर को बोझ नहीं समझना, हमें इसको एक रिसोर्सेज के रूप में लेना है। रिसोर्सेज के रूप में लेने का ये मतलब है कि इसको एक हिंदी में देख लीजिए संसाधन के रूप में लेना है। और इसको क्या मान के चलना है, जो एरर्स होते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये पार्ट ऑफ, पहली बात तो ये है कि ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये पार्ट ऑफ लर्निंग मान के चलना है। दूसरी बात ये है कि इससे नेक्स्ट जो प्लान हम बनाते हैं पढ़ाने के लिए उसके बारे में हमें पता चलता है। और तीसरी बात ये है कि इससे हमें बच्चों का कितना विकास हुआ, प्रोग्रेस हुआ, इसके बारे में भी पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा एरर को लेके। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब कि मेथड कौन सा होगा 6 to 8 के लिए। तो मैं क्या बोली थी, समस्या समाधान विधि। और साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहेगा समस्या समाधान विधि। किसी समस्या को हल करने के कई तरीके, जिसे बोला जाता है रचनात्मकता, यही तो होता है रचनात्मकता, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसीलिए तो बोलती हूँ हर जगह अच्छा है कि एक प्रॉब्लम एक हो, सोल्यूशन कई हो। पूछताछ की रणनीति, क्वेश्चनिंग जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। गणित भाषा में ही खेल के द्वारा गतिविधि कराना, एक्टिविटी है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक समस्या का कई समाधान ढूंढना, क्वेश्चनिंग कराना और ये समस्या को हल करने के अलग अलग तरीके। ये होते हैं अपर प्राइमरी के लिए। अभी प्राइमरी के लिए क्या हो जाएगा, 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए हो जाएगा आपका इसमें एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें खेल वाला, जो इसमें ये था गणित भाषा में ही खेल के द्वारा, ये होगा। फिर है पूछताछ का महत्व क्या होता है, क्वेश्चनिंग का क्या महत्व है। बच्चों को उनके विचार और समझ को व्यक्त करने के लिए आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। पूछताछ मतलब जो क्वेश्चनिंग होता है, ये बच्चे जो अपने विचार को रखते हैं उसमें आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए मदद करती है। आलोचनात्मक रूप से मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को ये डेवलप करेगी। क्रिटिकल जो थिंकिंग है मतलब कि एक चीज़ के कई चीज़ें सोचना, तो उनको ये डेवलप करेगी। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, विकास की प्रोग्रेस देखना, ये तो मैं बोली थी ग्रोथ कितना हुआ। निर्देशक निर्णय देना इंस्ट्रक्शन के लिए भी होता है। पाठ्यक्रम कितना सफल रहा, करिकुलम कितना रहा, ये भी है। प्रदर्शन के रैंकिंग करना, ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, डी, ये पर्पज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो समस्या समाधान, और गतिविधि होता तो 1 to 5 के लिए ये सही होता। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, एक समस्या को कई बार नहीं हल करना। देखिए कोई प्रॉब्लम है उसको कई बार हल करना इसमें, और जो मैं अभी बोली हूँ कि कई तरीके से, तो आपको अंतर तो पता चल रहा होगा ना कि कई बार और कई तरीके से, इसमें तरीके अलग अलग आएंगे लेकिन इसमें एक ही तरीका रहेगा, कई बार रिपीट किया जाएगा, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। फिर देखते हैं, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करना वैसे भी मना है, लिखना पढ़ना वैसे भी मना है। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, जो क्वेश्चनिंग है वो क्या करता है। पहली बात तो हतोत्साहित नहीं करेगा, गलत है। नॉइजी नहीं बनाएगा, ये भी गलत है। तनाव नहीं पैदा करेगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों को उनके विचार और समझ को व्यक्त करने के लिए आलोचनात्मक रूप से क्रिटिकली थिंकिंग में हेल्प करेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो जो नैदानिक परीक्षण है और उपचारात्मक शिक्षण है, इसका क्या महत्व होता है। नैदानिक परीक्षण में बच्चों की समझ में क्या अंतर रह गया है, या फिर बच्चे क्या नहीं सीख पाए, इसका पता लगाया जाता है। अब आप उच्च प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन को देख के वीडियो छोड़ के चले मत जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी के लिए है। वो उच्च प्राथमिक स्तर के मैं क्वेश्चन इसलिए लगा दी थी वहाँ पर बीच में, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था उसका लेवल ऐसा था कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इंपॉर्टेंट है वो। उसी के द्वारा मैंने आपको बताया, उसमें जहाँ क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट था वहीं 1 to 5 में गतिविधि इंपॉर्टेंट थी, और जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं दोनों के लिए हैं वो। नैदानिक परीक्षण में 2 चीज़ें होती हैं, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक रेमेडियल टीचिंग है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले डायग्नोस आता है। डायग्नोस करना मतलब कि जब आप मान लीजिए कोई बीमार हो तो वो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो सबसे पहले बीमारी का पता लगाया जाता है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा, बच्चे की क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका पता लगाया जाएगा।
प्रॉब्लम का पता लगाया जाएगा। अब डायग्नोस्टिक तो हो गया, इसके बाद आएगा रेमेडी, फिर उपचार किया जाता है, फिर आएगा रेमेडियल टीचिंग जिसमें क्या किया जाएगा, बच्चों के जो भी प्रॉब्लम आए हैं बाहर उनको उपचार किया जाएगा या मतलब दूर किया जाएगा। तो ये होता है दोनों। चलिए देखते हैं नैदानिक परीक्षण में बच्चों की समझ में क्या अंतर रह गया है, मतलब कि गैप्स, आपको गैप्स वर्ड वहाँ दिखेगा, उसका पता लगाया जाता है। फिर है इसके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, जिससे छात्रों के सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, इसमें इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। तो जो मैथ है इसमें नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का। तो गैप्स देख लीजिए, गैप्स इन चिल्ड्रंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस, बच्चों के सीखने में क्या अंतर रह गया है इसका पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसके बाद रेमेडी आता है, यही है कठिनाइयों को दूर करना, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है मानदर्शन क्या है, व्हाट इज विजुअलाइजेशन, ये बहुत वर्ड यूज हुआ है आपके पेपर में, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। समस्या किसी करती ही नहीं रहेगा, यहाँ पर किसी समस्या या तथ्य को अपने दिमाग में तस्वीर की तरह बनाना। मान लीजिए कोई आप चल रहा है, मान लीजिए किसी चीज़ का फिगर ही है, ये शंकु है, ये शंकु है, अब इसमें इसका रेडियस कहाँ है, इसकी हाइट कहाँ है, ये सारी चीज़ों का आप अपने माइंड में फिगर सा बना लीजिए। तो ये हो गया मानदर्शन, विजुअलाइजेशन, मतलब विचारों से किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को मानसिक रूप से देखना, यही हो गया आपका विजुअलाइजेशन। देखते हैं कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो रटना क्या गणितीय प्रक्रिया है, नहीं। विजुअलाइजेशन है, एस्टिमेशन है, मेजरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आर्यभट्ट ने क्या लिखा, ये आपको पता ही है कि 2023-24 वाला जो जुलाई वाला पेपर था उसमें भी पूछा गया था, वराह संहिता वाला। तो जो आर्यभट्ट हैं ये 123 श्लोक, जिसमें कि घनमूल, त्रिकोण श्रेणी वगैरह, मतलब कि आर्यभट्ट ही लिखे हैं, ये आर्यभट्ट ही। और जो भास्कराचार्य हैं इनकी बुक का नाम लीलावती है, बीजगणित है, मिताक्षरा है, सिद्धांत शिरोमणि है। और जो रामानुजन है ये बृहद संहिता लिखे हैं, वराहमिहिर लिखे हैं, बृहद संहिता और वृत्त विधि रामानुजन ने और वराहमिहिर लिखे हैं बृहद संहिता। अब चलिए इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स टू लर्न मैथमेटिक्स। तो इंपॉर्टेंट टूल्स क्या क्या हैं, आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी को फ्रैक्शन पढ़ाना हो तो कौन सा टूल्स होगा। दशमलव की अवधारणा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर डेसिमल पढ़ाना हो तो ग्राफ पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे माइन्यूट सा दिखा सकते हैं कि ये अगर 0 हमें 5 दिखाना है तो हम बता सकेंगे कि ये 1 है तो इसके पहले आधे पे कहीं आएगा 0.5, तो ये ग्राफ होता है फ्रैक्शन नहीं डेसिमल, इससे हम सीख सकते हैं। तो ग्राफ पेपर हो गया। स्थानीय मान जो चार्ट होता है इस पे भी दशमलव की अवधारणा सिखाया जा सकता है। अंतराल मॉडल है, संख्या रेखाएं हैं और दशमलव मान छात्रवृत्ति है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्थानीय मान चार्ट, ग्राफ पेपर, संख्या रेखाएं, यही 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। अंतराल मॉडल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा अप ही हो रहा है। डायस जो ब्लॉक होता है इससे क्या करते हैं, ये रंगीन लकड़ी का बना होता है, ये रंगीन लकड़ी का होता है। इसमें स्थानीय मान की अवधारणा को अवधारणा तथा स्थानीय मान, एक तो प्लेस वैल्यू सिखाया जाता है, प्लेस वैल्यू, और दूसरा इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब कि कैलकुलेशन सिखाया जाता है डायस ब्लॉक में। फिर है टेलर का गिनतारा, और ये पता होगा, ये जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए भी यूज़फुल होता है टेलर का गिनतारा। तो इसका जो है आकार वो गणना और जोड़ने घटाने में किया जाता है, जिसमें शेप वगैरह यूज़ हो उनमें अगर जोड़ना घटाना हो तो ये यूज़ किया जाता है। ये जो लोग देख नहीं पाते दृष्टिबाधित लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। यह अंधों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, टेलर का जो गिनतारा होता है। फिर है संख्या चार्ट से संख्या की समझ डेवलप की जाती है, जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, नंबर्स के मतलब जितने भी प्रकार है, कंपोजिट है, प्राइम है, को प्राइम है, इनको जाना जाता है संख्या चार्ट से, नंबर सिस्टम से। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं जिनको याद कर लीजिएगा। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, और 10 मिलियन में होगा 10 × 10 100 लाख। आपको पता ही है कि जब 1 मिलियन में 10 लाख तो 10 मिलियन में 100 लाख, और 100 मिलियन में होता है कितना हो जाएगा, देखिए 1 मिलियन में ऐसे बोला गया है ना, 1 मिलियन में 10 लाख, तो अगर 10 बनाना हो तो क्या करेंगे, हमें इधर भी 10 से गुणा कर लेंगे, इधर भी 10 से गुणा कर लेंगे, तो हो गया ना कि 100 लाख 10 मिलियन में। और अगर हमें निकालना हो कि 100 मिलियन में कितना होगा, इसी में हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब 1 मिलियन में 10 लाख याद कर लेंगे, ये वाला याद करिए, बाकी सबको कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर हमें 100 मिलियन में ये निकालना हो, इससे कैसे निकालेंगे, 1 मिलियन में 10 लाख,
तो 100 मिलियन में 100 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये 100 मिलियन निकालना है ना हमें, तो इधर करेंगे तो इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 मिलियन इज इक्वल टू यहाँ पर 10 इंटू 100 इतना लाख हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ये याद करिए, इससे आप कन्वर्ट कर ही पाएंगे। और ये याद कर लीजिए 1 बिलियन में 10,000 लाख होता है, 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये 3 टर्म आप याद कर लीजिएगा, रटने वाली चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। समांतर माध्य मीन, हालांकि हम आज पेडागोजी का ही देखेंगे। चलिए यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन लगाती हूँ जो दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स अगर अभिरुचि, गणितीय अभिरुचि बढ़ाना है तो क्या तरीके हो सकते हैं। मैथमेटिकल का एक क्लासरूम में ही कॉर्नर बनाना, जहाँ विद्यार्थी अलग अलग गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ कर सकें, पहेलियाँ, जादुई वर्ग, ये सारी चीज़ें करने के लिए देना। जो अलग अलग मैथमेटिशियन हैं उनके क्या योगदान रहे हैं ये चीज़ें भी बताना, जैसे आर्यभट्ट वगैरह हैं, इनके एग्जाम्पल को लेके बच्चों को अप्रिशिएट करना, बताना। नेक्स्ट है क्या और कराना, खेल कराना, क्विज करवाना, मतलब वाद विवाद का मतलब है डिस्कशन करवाना, संगोष्ठी करवाना, ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर है गणित में जुड़े सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना, तो मतलब कि बच्चे जो होते हैं उनको एक्टिव बना के बिल्कुल रखना है, पॉजिटिव बना के रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण उनमें बना रहे, ये करना है, तभी उनमें इंटरेस्ट आप ला पाएंगे। अब 2 असेसमेंट होता है, एक मानदंड संदर्भित होता है, एक मानक संदर्भित होता है। तो यह आकलन जो होता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन जो मानक संबंधी होता है उसमें एक मानक बना लिया जाता है जिसके हमें इर्द गिर्द ही रहना पड़ता है, हम फ्री नहीं होते हैं, एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो ये मानदंड संबंधित जो है तो इसको बोला जाता है रेफरेंस असेसमेंट बोला जाता है। यह आकलन विद्यार्थियों की अधिगम्य निपुणता का मूल्यांकन करता है, मतलब कि बच्चे कितना सीख पाए, उनका जो लिटरेसी लेवल है, कितना वो साक्षर हो पाए, कितना सीख पाए, कितना उनके अंदर स्किल डेवलप हुआ, इसका ये मूल्यांकन करेगा। और साथ में इसमें मूल्यांकन करने का इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है इम्प्रूवमेंट। जहाँ पर भी मूल्यांकन का इम्प्रूवमेंट पर्पज़ होगा वो मूल्यांकन अच्छा होता है। जैसे कि एक जगह और इम्प्रूवमेंट पर्पज़ होता है जो कि होता है रचनात्मक आकलन, इसलिए तो इसे अच्छा माना जाता है, और योगात्मक को अच्छा नहीं माना जाता, जिसे बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इस दोनों को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इनका जो पर्पज़ होता है वो इम्प्रूवमेंट होता है, तो जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट होगा पर्पज़ वो अच्छा माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पर नैदानिक परीक्षण जो रेमेडियल टीचिंग है, ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है और साथ में रेमेडियल टीचिंग है, ये दोनों आता है इसमें। मानदंड संदर्भित में याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस पर बना हुआ है। फिर मानक संदर्भित वो होता है जहाँ पर जिसे कहा जाता है नॉन रेफरेंस असेसमेंट। इससे हमें ये बच्चों में ना कंपेयर करता है, बच्चों में कंपेयर करता है। कंपेयर करना आपको पता होगा कि रॉन्ग माना जाता है हमारे पेडागोजी में, तुलना वगैरह करना, तो इसीलिए ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं माना जाता। विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ स्टैंड करते हैं, इसी का ये परीक्षण करता है मानक संदर्भित आकलन। अब देखिए प्री नंबर कॉन्सेप्ट, पूर्व संख्या अवधारणा क्या है, जिसमें हम 2 नंबर्स में कंपैरिजन करें, वो पूर्व नंबर अवधारणा प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अवधारणा बच्चों को आकृति, रंग, आकार आदि में अंतर करना बताती है। आकृति जैसे कि कोई बोल दिया गया कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अंतर करना जानेगी ना, कि हाँ जानेंगे ना बच्चे कि आकृति में ये छोटा है ये बड़ा है। रंग में किसी को बोल दिया गया कि ये जो रंग है ये गाढ़ा है और ये लाइट है, मतलब कि थोड़ा हल्का कलर है, तो रंग में भी जानते हैं अंतर, आकार में भी अंतर जानेंगे। जैसे कि अधिक कम है, ये वर्ड जब आपको मिले तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल लगा देना आंसर में। दूर समीप, उल्टा मिल, ये आपस में अपोजिट होते हैं। बड़ा छोटा, लंबा छोटा, ठंडा गर्म और पास और दूर, तो ये होता है। देखिए दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर ऐसे जब आए तो लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रीज़न ऑफ मैथमेटिक्स फियर। जो मैथमेटिक्स में बच्चों को डर लगता है उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो मैथ में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति के होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी मैथ को कठिन समझते हैं। तो अधिक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मैथ को टफ समझते हैं, जिसकी वजह से फियर आना और फेल होने का डर होना ऑब्वियस सी बात है। और ये रीज़न होता है अब्स्ट्रैक्ट, इसकी प्रकृति, मतलब कि ज़्यादा चीज़ें जो कल्पनाओं पर बेस्ड है उसी वजह से ये ऐसा होता है, क्योंकि कल्पना वाली चीज़ें हमें मान के चलना पड़ता है। इसमें जिसका इमेजिनेशन लेवल अच्छा होगा वही अच्छा हो पाएगा। फिर है सैबोटाइजिंग क्या है, ये क्वेश्चन बनता है इसके। सैबोटाइजिंग वो होता है जिसमें मान लीजिए 4 लोग जा रहे हैं, इनको हम देखें
इनसे यहाँ पर 5 बन गए हैं। कोई स्टूडेंट होंगे जो कि कमेंट भी इसके लिए कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे जा रहे हैं, हम इनको गिने भी नहीं और हम बता दिए कि 4 हैं। तो इनमें क्या कंडीशन होना चाहिए, या फिर कहीं फ्लावर रखा हुआ है 4-5, हम गिने नहीं, हम डायरेक्टली बता दिए 5 फूल है ये। तो फिर ये होता है सबटाइजिंग, जिसमें गिने बिना हम बता देते हैं चीज़ों को। और इसके लिए कंडीशन होता है कि ग्रुप क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या अभी 50-60 लोग कहीं जा रहे हों बिना गिने आप बता सकते हैं? नहीं, ग्रुप इसके लिए छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं किसी छोटे ग्रुप, इसलिए बोला गया है किसी छोटे ग्रुप की वस्तुओं को देखकर तुरंत पता चल जाता है उसमें कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, पासा फेंकने पर बिंदुओं को गिनने की ज़रूरत नहीं होती। जब पासा कोई फेंकता है तो अगर 4 आया तो गिनता नहीं है, डायरेक्टली बोलता है 4 आया, पढ़ा लेता है। फिर यदि कम उम्र के बच्चों को यह सिखाई जाती है, या कम उम्र के बच्चों के इसमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिनसे छात्र जल्दी गिन सके, सबटाइजिंग है ये। फिर है सम न्यूमेरिकल पॉइंट्स। देखिए 3D शेप्स कौन कौन से ऐसी आकृतियाँ जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हों। सिलेंडर है आपका, स्फेयर है, और प्रिज्म है, पिरामिड है, कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। ये इतने नाम ये 3D में है, पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ये 3D की आकृतियाँ हैं। और 2D की आकृतियाँ क्या हैं, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। 2D की जो आकृतियाँ हैं, ऐसी आकृतियाँ जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई तो होती हैं परंतु गहराई और ऊंचाई नहीं होती। गहराई या फिर ऊंचाई जिसे बोलते हैं, हाइट नहीं हो, वो होता है 2D शेप्स जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो सिर्फ। जैसे कि आपका सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया, और त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, आयत हो गया, यहाँ पर चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया। मतलब कि जितने आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, इन सब में यही होता है, 2D होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, यह एक ज्यामितीय निरूपण है जो पूरे और अंश के बीच में संबंध दिखाता है। मतलब कि ये पूरा है, पूरा गोला बन गया इसके बाद पूरा गोला ये बन गया। ऐसे आप क्वेश्चन किए होंगे जिसमें ये दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, बोला जाता है कि ये पोर्शन 40% है और रेड कलर मान लीजिए है, ये है 30% मान लीजिए, हालांकि है नहीं, ये सारे जो है 25 में आएंगे क्योंकि सेम कटा हुआ है। 30% है, बस एग्जाम्पल के लिए आप एज्यूम कर लीजिए 30% है जो कि वाइट कलर है। तो ऐसे करके जो दिया रहता है पूरे और अंश के बीच में संबंध दर्शाता वो होता है पाई चार्ट। ये चित्रात्मक रूप में फिगर बनता है, फिगर बना के दिखाई भी हूँ। डाटा सेट के अनुपातिक भागों में अनुपात भी बन रहा है इसमें कि ये 30 है, ये 40 है, देखना और समझना आसान हो जाता है। ये होता है पाई चार्ट। ये देखिए पाई चार्ट है ना, इसमें जिसमें दिया गया है कि किसका कितना किस कंट्री का योगदान है। तो ये दिया गया है, देखिए पूरे और अंश के बीच में ये संबंध दिखाता है गोला सा। फिर है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, एक ग्राफ है, एक ग्राफ होता है जो संख्यात्मक डाटा को चित्र के रूप में दिखा देता है तथा इसके माध्यम से आंकड़ों का वितरण सीखा जाता है। हिस्टोग्राम के माध्यम से आंकड़ों का वितरण सीखा जाता है। देखिए जैसे कि 150 से देना था 2015 में, तो ऐसे दे दिया गया है, ये हिस्टोग्राम है, ये नंबर्स को दिखाया जाता है। इसका प्रयोग आंकड़ों के वितरण के लिए, आंकड़े देखिए बांटे गए हैं ना, 2012 में इतने 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 वितरण किया गया है। नंबर को डिवाइड करना जिसे बोला जाता है। चित्रलेख क्या होता है, यह भी डाटा को दर्शाने का एक तरीका होता है जिसमें चिन्ह और चित्रों का उपयोग किया जाता है। फिगर के द्वारा इसमें किया जाता है, इसका नाम ही है चित्रलेख। जैसे कि ऐसा आप छोटे बच्चों की बुक में देखे होंगे कि ये है, इसके पास अगर इतने घोड़े हैं तो ये दर्शाया गया है 3 3 6 बना के। इसके पास 6 हैं तो ये श्रुति के पास, तो ये भी दर्शा के बनाया गया है। वरुण के पास इसमें नंबर्स नहीं यूज़ होता, इसमें फिगर के थ्रू दर्शा दिया जाता है। मान लीजिए ये घोड़े की जगह पे बिल्लियाँ होती, कट्स होती, तो कट बना के दर्शा दिया जाता है, या फ्लावर होता है तो फ्लावर बना के दर्शाया जाता है। तो ये होता है आपका चित्रलेख। फिर है दंड आलेख जिसे बार ग्राफ बोला जाता है। बार ग्राफ में आंकड़ों की तुलना की जाती है, और जो आपका हिस्टोग्राम था उसमें आंकड़ों का वितरण था, इसमें आंकड़ों की तुलना है। इसमें आंकड़ों को आयताकार दंडों के जरिए दर्शाया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल आंकड़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है। बोलने में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ये देखिए आयत के रूप में, उसमें अलग अलग थे ना डाटाओं का, इसलिए वितरण दे रहा था, उसमें नंबर्स को डिवाइड किया गया था। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए सब साथ में लगाए गए हैं आयतनुमा, और यहाँ पर आंकड़ों का क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर आंकड़ों की तुलना दिखाई जाती है। उसमें कंपैरिजन नहीं किया जा रहा था ना, इसमें देखिए तुलना, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, तो ये तुलना दिखाया जाता है। जबकि हिस्टोग्राम में दोनों में डिफरेंस समझिएगा, उसमें आंकड़ों का वितरण दिखाया जाता है। अब एक्सियम क्या है, अवगृहित क्या है।
ऐसा कथन जिसे सत्य मान लिया जाता है सिद्ध नहीं किया जाता, इसके लिए इसको मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो थ्योरम होता है, प्रमेय होता है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। इसे बस ऐसे मान लिया जाता है ये सत्य होता है, स्वयं सिद्ध होते हैं, स्वयं ये प्रूफ होते हैं। जैसे कि यूक्लिड ज्यामिति के अनुसार दिए हुए दो बिंदुओं से होकर केवल अद्वितीय रेखा, मतलब यही जो मैं बोली थी कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड का ये प्रमेय है, अभिगृहित है, प्रमेय नहीं बोलेंगे इसको, एक्सियम है ये, तो ये सही होता है। अब यूक्लिड का जो एक्सियम है इसको एक बार जरूर नज़र डाल लीजिए, इससे क्वेश्चन बना भी है, चाहे पेपर 1 हो या 2 हो। जो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देखेंगे और इस टाइप का स्टेटमेंट जैसे एग्जाम में दिया जाएगा तुरंत आपको पता होगा कि यूक्लिड के अलावा कोई और चीज़ हम पढ़े नहीं है, तो यही होगा। जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ऐसे स्टेटमेंट, अगर बराबर चीज़ों को बराबर चीज़ों में जोड़ा जाए तो वो पूरा भी बराबर होगा, फिर एक घटाया जाए तो पूरा बराबर होगा, ऐसे ही होगा। अगर बराबर चीज़ों को बराबर चीज़ों में से घटाया जाए तो बराबर, मतलब कि जो आएगा रिजल्ट वो भी बराबर होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा यहाँ। जो चीज़ एक दूसरे के बराबर होती हैं वह एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट बस आप एक नज़र पढ़ लीजिए, जब आपको वहाँ पे इस टाइप के स्टेटमेंट मिलेंगे तो आपको पता ही है कि यूक्लिड के अलावा कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है। एक ही चीज़ के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट है, एक ही चीज़ के आधे जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। एक दुगने होते हैं, एक परस्पर होते हैं, एक जोड़ने पे एक घटाने पे बराबर होता है। तो ये सारे जो अभिगृहित एक्सियम हैं ये किसके हैं, यूक्लिड के हैं। प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। जो थ्योरम होता है वो कोई ऐसा सिद्धांत या नियम या कथन होता है जिसे सत्य साबित किया जाए, मतलब इसे सब मिला के हम कह सकते हैं इसे प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, जैसे कि त्रिभुज का पाइथागोरस का प्रमेय, जिसको हम सिद्ध करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गणित में होने वाली अशुद्धियाँ या एरर्स होते हैं, इनका ये पार्ट ऑफ लर्निंग अधिगम का हिस्सा होते हैं। ये जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। फिर है, ये शिक्षक को उसकी कक्षा में लेसन प्लान बनाने में हेल्प करते हैं, और शिक्षण जो प्रोसेस होता है उसमें भी इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और ये लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देते हैं, सीखने का अवसर देते हैं। इतनी सी चीज़ें याद करिएगा, ये और ये और ये। नेक्स्ट है अनुपात और समानुपात का प्रत्यय। जो अनुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन का प्रत्यय है, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा। तो जीन पियाजे के द्वारा ये दिया गया, क्योंकि जो ए रेशियो बी और ये रेशियो प्रोपोर्शनल सी एंड डी होता है, इसमें यही रिलेशन होता है कि ए अपान बी इसके अपान ए इज इक्वल टू सी अपान डी। ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है अनुपात समानुपात का प्रत्यय, अनुपातिक विवेचन। तो जब भी अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन की बात आए, जीन पियाजे का नाम लीजिएगा। अनुपातों की तुलना करने की क्षमता का कौशल, चल तो रहा है ये, हाँ, कौशल। फिर गणितीय चिंतन के विकास में आधारशिला का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है बच्चों में दिक् स्थान की समझ। दिक् स्थान का मतलब ये होता है कि स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। जो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होता है वो पियाजे के अनुसार क्या बोलते हैं, ये बच्चों में जो दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ होती है वो ज्ञानेंद्रियों के प्रेरक अनुभव से होती है। मतलब कि ये तभी तो इनका जो पहला स्टेज है यही तो है, सेंसरी मोटर, यही स्टेज है। तो ये यही बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है दिक् स्थान की समझ। दिक् स्थान की स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें मान लीजिए ये कोई प्लेस है, प्लेस ले लेंगे, या फिर हम प्लेस का मतलब फिगर से भी ले लेंगे। जैसे इंजीनियर वगैरह, आर्किटेक्चर जो होते हैं वो उनके पास स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो छोटे छोटे प्लेस में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छा जो नक्शा होता है वो निकाल के दे देते हैं। तो फिगर की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी स्थान की स्थिति, मतलब कि पोजीशन, और उस प्लेस के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, वही होता है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। फिर है प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभव के तालमेल की आवश्यकता होती है। फिर है ज्यामितीय बोध की प्रकृति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। मतलब कि जो ज्योमेट्री है ना, ये भी क्या करती है, ये भी एक ऑर्डर है जो कि फॉलो करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर हर जगह इसमें फॉलो होगा। वेन हिले का सिद्धांत, ये देखिए, ये सिद्धांत यह बताता है कि छात्र जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं। इसकी उत्पत्ति 1957 में हुई थी। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि किस पर बेस्ड है। तो छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं, वेन हिले का सिद्धांत। ये चीज़ देखिए, यह चिंतन के 5 स्तरों को निरूपित करता है। 5 स्तर कौन कौन से हुए, स्तर जो इनका स्टेज 0 है, 0 से स्टार्ट होता है ये 5, इसीलिए 5 है। ये 4 तक जाता है लेकिन 5 होता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। पहला है प्रत्यक्षीकरण, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। फिर है विश्लेषण,
और इसके बाद अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट जो होता है, इनफॉर्मल बोल सकते हैं इसे। फिर मूर्त होता है, मतलब कि जिसे कंक्रीट बोला जाता है, या फिर औपचारिक का मतलब है फॉर्मल। और दृढ़ता, रिगर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया रिगर, ये डिडक्शन है, इनफॉर्मल है, फिर एनालिसिस है, विजुलाइजेशन है, ये होता है। अब देखिए जो विजुलाइजेशन होता है जिसे प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है, इसमें क्या होता है, जो स्तर 0 है इसमें प्रत्यक्षीकरण में आकृतियों की बस पहचान कर लेते हैं, साथ में उसको वर्गीकृत भी कर लेते हैं और उपस्थिति के आधार पर पहचान लेते हैं। एक तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, पहचानना और वर्गीकृत करना, ये स्तर 0 का काम है। फिर एनालिसिस, विश्लेषण आता है। इसमें क्या होता है, गुणों का वर्णन कर सकते हैं, इसमें जो क्या क्वालिटी है उसका वर्णन कर सकते हैं और गुणों के बेस पे अंतर कर सकते हैं। वहाँ पर वर्गीकरण किस बेस पर हो रहा था, स्थिति बस पहचान के हो रहा था, यहाँ पर गुणों के बेस पर, मतलब कि एनालिसिस में सब मिला के गुण के बेस पर उन्हें करना सब कुछ आता है। और आकृतियों में अंतर करने की क्षमता भी उन्हें एनालिसिस में आती है, गुणों के आधार पर, मतलब गुण इसमें होता है दूसरे में। और जो स्तर 2 होता है जिससे इनफॉर्मल बोला जाता है, अनौपचारिक निगमन बोला जाता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें संबंध, ये याद रखिएगा, यही इसमें पूछा जाता है। सरल तर्क भी दे सकते हैं, संबंध, मेन तो संबंध निकाल लेते हैं। फिर है जो औपचारिक होता है, औपचारिक का मतलब फॉर्मल होता है, और स्तर 3 बोल सकते हैं, इसमें अधिक कठिन ज्यामितीय अवधारणा से परिचित होते हैं, इसमें मूर्त वाली चीज़ें आती हैं। औपचारिक में मूर्त वाली चीज़ें आएंगी, मूर्त या प्रमेय को ये सिद्ध कर सकते हैं और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लास्ट में आता है 4th वाला, रिगर, मतलब कि दृढ़ता, ये होता है अंतिम स्तर, ज्यामिति स्तर का। इसमें तर्क वगैरह बहुत अच्छे से दे सकते हैं बच्चे और तुलना कर सकते हैं, ज्यामितीय परिणामों की तुलना भी कर सकते हैं इसमें। ये सारे हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, हाँ थोड़ा बहुत बस याद कर लीजिएगा। जो संबंध वाला है एक वो वाला, और पहला वाला की स्थिति, पहले में क्या था, स्तर 0 जो था इसमें था पहचानना, और दूसरे में क्या था, स्तर 1 में क्या था, गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेना, ये था। और तीसरा दूसरे में था संबंध निकाल पाते थे बच्चे। अंतर इसमें करेंगे, फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में संबंध। तो फिर चलिए देखते हैं यहाँ पर जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार बताई हूँ, जिनके ऐसे प्रश्न जिनके एक फिक्स आंसर हो, जिनके एक फिक्स आंसर हो, अलग अलग आंसर्स ना हो, उनके केवल एक उत्तर हो, जैसे कि 2+4 हर जगह हर इंसान बताएगा 6 होता है। ये क्लोज एंडेड हो गया। जैसे कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये पूछा भी गया आपका। ये देखिए, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आप लगाएंगे कि भुजा है, इसकी आयत है 4 सेंटीमीटर है, और इसका पेरीमीटर दिया गया है कि 2l+b, ऐसे हर कोई तो करके लगाएगा कि 25 है, फिर इधर इसको करेगा तो l+b = इतना आएगा, ऐसे करके हर कोई लगाएगा। तो जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो सवाल वगैरह होते हैं, ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके क्लोज एंडेड में। जैसे कि 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कोई भी होगा 150 या 100 के बीच में बोल देगा तो बता देगा कि हाँ 25 है, 15 इधर है 150 के बीच में, और 10 है 50 से 100 के बीच में, तो टोटल हो गए 1 से 100 के बीच में 25, या इससे पूछा जाएगा तो ये 15, तो हर कोई यही बताएगा। फिर है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये बच्चों के लिए अच्छे माने जाते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते थे, जिन्हें मुक्त सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। ऐसे सिरे जिनका ना कोई निश्चित उत्तर होता है, मतलब कि इसे खुले अंत वाला भी बोला जाता है, खुले अंत वाला। और इसका नाम इसीलिए ओपन एंडेड है, आप खुल के अपना माइंड लगा के कोई भी आंसर दे सकते हैं, इसमें अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी होती है, आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए, ये वो होता है। उन संख्याओं का समुच्चय क्या होगा जिनका माध्य 5 है, तो कई ऐसी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे कि 2, 4 और ले लिए, बीच में 5 कर दिए, 6, 7 कर दिए, ये भी हो सकता है। 1 कर दिए, 2 कर दिए, बीच में 5 कर दिए, 3 और 4 कर दिए, ये भी हो सकता है। तो ये कई हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रमवाचक शब्द, ऑर्डर, तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, ऐसे करके दिया रहे तो ये क्रम ऑर्डर होता है। ये नंबर कौन है, 1, 2, 3, ये नंबर्स हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्या की समझ को पढ़ाने का तरीका, जो प्राइमरी लेवल होता है, इसमें अगर संख्या नंबर सिस्टम पढ़ाना है तो क्या तरीका होता है, तो शिक्षार्थियों को गिनती का अनुभव होने के बाद ही अंकों का परिचय दिया जाना चाहिए। मतलब कि पहले गिनती है, इसका अनुभव हो जाए कि हाँ 1, 2, 3, जरूरी नहीं सारे याद हो जाए, लेकिन ये गिनती है, ये अनुभव हो जाए, इसके बाद ही अंक जो होते हैं इनका परिचय देना चाहिए। ये होता है अंतर्दर्शी समझ, इसे बोला जाता है अंतर्दर्शी समझ। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों को गिनती क्रम से ही लिखना सिखाना जाना चाहिए, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि लिखने में ऑर्डर फॉलो कि 1 है
2 है, 3 है मान लीजिए, ज़रूरी नहीं कि पहले 1 लिखो फिर 2 लिखो फिर 3 लिखो, हो सकता है 3 पहले लिखने लग जाए, तो ये हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को अनुक्रम असंगति को बढ़ावा देना चाहिए। अनुक्रम असंगति का मतलब ये है प्राइमरी लेवल में कि मतलब बच्चे को सिखाइए, चाहे वो 100 से सीखना स्टार्ट कर दे, चाहे वो 1 से, तो असंगति मतलब कि ऑर्डर ना फॉलो करिए ज़्यादा। अर्थात बच्चे लिखना पहले सीख लेते हैं और संख्या के नाम को बाद में सीखते हैं। मान लीजिए 100 हो सकता है पहले सीखे वो, लेकिन वो बता ना पाए कि ये 100 है, और 100 मतलब बताना ये बाद में सीखे। फिर है त्रिविम विवेचन या दिक् स्थान की समझ। जो त्रिविम विवेचन होता है या फिर दिक् स्थान की समझ है, ये क्या होता है, स्टीरियोस्कोपिक यहाँ पर बोला जाता है परसेप्शन, दिक् स्थान की समझ। तो वस्तुओं के आयाम और स्थिति को समझना ये होता है, उनके बीच में संबंध निकालना ही दिक् स्थान विवेचन है। इसमें स्थानिक तर्क, स्पेशल जो रीजनिंग वाली चीज़ें हैं, स्पेशल रीजनिंग ये ज़्यादा होता है, आकृति को इसमें पहचाना जाता है। फिर है ये क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि विच आर द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन। इसमें से बताना है कौन से इंडियन मैथमेटिशियन है आर नोन एज फाउंडर्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। जो संख्यात्मक विश्लेषण है इसके फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर की आया मेन लास्ट वाला, उसमें यही माना गया कि यहाँ पर ये वराहमिहिर है, और कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामानुजन। वराहमिहिर और रामानुजन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 3। तो यही आंसर अगर कभी भी रिपीट होता है या किसी एक साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है तो इनमें से यही दोनों में से कोई एक लगेगा, या फिर दोनों दिया गया तो दोनों को, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की में माना जाएगा वही हमें मानना होगा। फर्स्ट एंड थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बस आपका टोटल मैथ पेडागॉजी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी कल ही है, तो उसको देखते हुए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनका ही कलेक्शन लेके आई थी। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में घबराना बिल्कुल नहीं है, आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, आपको ये समझ के चलना है। थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि ये इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए लास्ट टाइम चल रहा है, आपको तैयारी के लिए अब तो टाइम मिलेगा नहीं, आपको पता ही है, कितना भी मैं आपको मोटिवेट कर दूँ अब टाइम तो है नहीं कि आप पढ़ लेंगे। तो इस टाइम पे जितनी भी आपकी तैयारियाँ हुई हैं, जितनी तैयारी हो गई है, उतने में ही आप संतुष्ट रहिए, और जो भी टाइम है इसमें रिवीजन वगैरह कर लीजिए। बाकी आपको जो कॉन्फिडेंस है इसमें बिल्कुल रहना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस में अगर नहीं रहेंगे, कम तैयारी है तो भी कॉन्फिडेंस में रहिए, इस कॉन्फिडेंस में रहिए कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप कर लेंगे। एक सीटेट का एग्ज़ाम ही तो है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस तरीके से आप अब, क्योंकि अब इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस टाइम बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस में रहिए। ये मान के चलिए एक सीटेट का ही एग्ज़ाम है, आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो भी कितनी चीज़ें, कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हम फ्लो में जब करते जाते हैं हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, 3-4 क्वेश्चन लगातार सही हो जाते हैं, तो हमें लगता है हमारा जो माइंड होता है ना, वो ये साइंटिफिकली रूप से प्रूफ है कि अगर हम कई क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा माइंड जो है एक्टिव तरीके से चलने लगता है। जैसे कि हम एग्जाम में गए, स्टार्टिंग में हमारे अंदर थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन हम जब 2-4-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, और मान लीजिए वो 10 क्वेश्चन हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे गए, कई क्वेश्चन हैं जिनको हम निकाल पा रहे हैं, तो हमें वो फिर एक्टिवनेस देता है, हमें पॉजिटिवनेस देता है, वो पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हमारा माइंड जो है पॉजिटिव तरीके से वर्क करने लगता है। उस टाइम पे हमारा माइंड क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि ये कहा जाता है जब कोई इंसान खुशहाल होता है, कोई इंसान मोटिवेटेड होता है, तो उसका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, खुशहाल रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ताकि आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाए। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से प्रूफ है, तो इसलिए। और मान लीजिए आपकी तैयारी अब तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, और तुक्का वगैरह कैसे लगाना है इनका वीडियो मैं बना दूंगी, क्योंकि ये तुक्का वर्ड जो है इसको सुन के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं तुक्का ही क्या लगाएंगे, पर तुक्का का मतलब एक होता है बस चालाकी से लेते हैं, कि हम चालाकी से किस तरीके से, कोई ऐसा नहीं बता दिया जाएगा कि ए वाला ऑप्शन ही सही करेंगे, बी वाला, क्योंकि तुक्का का मतलब ही होता है कि कुछ चालाकी तरीके से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिनको 150 आउट ऑफ 150 आए। हर स्टूडेंट कोई चालाकी से करके आ जाता है तो पास हो जाता है, कोई और चालाकी से कर लेता है तो पढ़ा भी थोड़ा सा होता है तो टॉप वगैरह भी कर देता है। तो वही है, तुक्का लगाने का मतलब यही है कि हम चालाकी से कैसे अटेम्प्ट करें, क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगी मैं, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही चुकी है अब, तो कितनी भी तैयारी हुई है हमें हर एक चीज़ के साथ प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुक्का वगैरह का काम है तो वो भी हम करेंगे, भले ही हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो क्या। तो वही है, सारी चीज़ें आप अपनाइए, क्योंकि पास होना है, मेन पर्पस तो आपका पास होने का ही है, अच्छे से पास हो जाइए लीगल तरीके से। ओके।
वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, क्या गलतियां हैं जो कि नहीं करना है, OMR कैसे फिलअप करना है, स्टेटेड का OMR का प्रारूप जो है उसको भी दिखा दूंगी, ताकि आप वहाँ पर डिमोटिवेट ना फील करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।